जय भारत दोस्तों, ज्ञान स्काई क्लासेस के आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। मेरा नाम विकास और आप देख रहे हैं ज्ञान स्काई क्लासेस की यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक नए चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं जो क्लास 10th बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और वो है राजनीतिक शास्त्र। जो बिहार सरकार की जो किताब है उस किताब का नाम है लोकतांत्रिक राजनीतिक, और बाकी जो पब्लिकेशन है वो राजनीतिक शास्त्र राजनीतिक विज्ञान के नाम से चलाते हैं। तो दोस्तों, हम आज सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आने वाले राजनीतिक शास्त्र या लोकतांत्रिक राजनीतिक जो बुक है उसका जो पहला चैप्टर है लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी, उसको हम आज स्टार्ट करने वाले हैं। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू की मद्देनज़र रखते हुए हमने उन सारे क्वेश्चंस को यहाँ पे समराइज किया, उन सारे क्वेश्चंस को लिखा है पॉइंट टू पॉइंट, ताकि आपके लिए एग्ज़ाम देना भी आसान हो जाए और साथ ही साथ लोकतांत्रिक राजनीतिक में या राजनीतिक शास्त्र में छुपा हुआ जो राजनीतिक विज्ञान है उसको भी आपको समझ में आ जाए। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि राजनीतिक विज्ञान न सिर्फ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है, बल्कि क्योंकि हम भारत जैसे महान लोकतांत्रिक देश में रहते हैं तो हमें लोकतंत्र को समझने में भी यह विज्ञान यानी कि राजनीतिक विज्ञान या राजनीतिक शास्त्र हमें सहायता प्रदान करती है। जो भगत सिंह जो थे उन्होंने भी कहा था कि भारत के प्रत्येक विद्यार्थी को, चाहे वो कॉलेज के विद्यार्थी हों या फिर हाई स्कूल के विद्यार्थी हों, प्रत्येक विद्यार्थी को राजनीतिक में रुचि लेना चाहिए। लेकिन राजनीतिक में रुचि लेने का मतलब ये नहीं है कि हम गंदा राजनीति करना स्टार्ट कर दें। जो आजकल हम देखते हैं सुनते हैं उस तरह की राजनीति की बात यहाँ पे नहीं हो रही है। राजनीतिक विज्ञान समझने के बाद, राजनीतिक शास्त्र को समझने के बाद आप अपने लोकतांत्रिक अधिकार को अच्छे से जान पाएंगे, क्योंकि आप तो अभी अगर 10th देने वाले हैं तो आपका उम्र 16 साल 15 साल 14 साल होगा, लेकिन जब आप 18 साल के हो जाएंगे और जब आपको वोट देने का अधिकार मिल जाएगा तो बखूबी आप इन चीज़ों को और अच्छे से समझ पाएंगे। तो उससे पहले हम आज के इस टॉपिक में समझेंगे लोकतांत्रिक यानी कि सत्ता में लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी कैसे सुनिश्चित होती है और कैसे सत्ता की साझेदारी के द्वारा लोकतंत्र को और अधिक मजबूती प्रदान किया जा सकता है। उन्हीं सब चीज़ों के बारे में इस टॉपिक में समझने की कोशिश करेंगे। तो राजनीतिक विज्ञान का यह लोकतांत्रिक राजनीति का पहला चैप्टर है लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, पहला जो हमारा टॉपिक है इसमें वो हम इस क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं कि लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं, क्योंकि लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी है तो इस पे तो हम बाद में आएंगे। पहले हम इसके बारे में समझते हैं कि लोकतंत्र किसे कहते हैं। और आप जानते हैं पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में भारत एक इकलौता ऐसा लोकतांत्रिक देश है जहाँ पे विविधताएं होने के बावजूद भी क्या है, भरपूर एकता है और बखूबी लोकतंत्र को अच्छे तरीके से क्या किया जाता है, निभाया जाता है। तो चलिए हम इनको समझते हैं। लोकतंत्र, इसको इंग्लिश में डेमोक्रेसी कहा जाता है। लोकतंत्र दो शब्द लोक प्लस तंत्र से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है जनता का शासन। जनता का शासन, ये दो यहां पे टर्म आते हैं, लोक प्लस तंत्र। और लोक का मतलब होता है जनता और तंत्र का मतलब होता है शासन, या शासन का मतलब होता है तंत्र, एक ही चीजें होती है। तो जिसका अर्थ है जनता का शासन, अर्थात लोकतंत्र वह शासन है जिसमें जनता के लिए तथा जनता के द्वारा चलाई जाती है। यानी कि लोकतंत्र में जो सरकार चलाने वाले होते हैं वो जनता के क्या होते हैं, प्रतिनिधि होते हैं, और जनता द्वारा चुने जाते हैं, जनता के लिए चुने जाते हैं, और जनता के द्वारा ही शासन को क्या किया जाता है, चलाया जाता है। हम जिस प्रतिनिधि को चुनते हैं, चाहे वो ग्राम स्तर पे हो या फिर प्रखंड स्तर पे हो या फिर स्टेट स्तर पे हो, जो भी हम चुनते हैं वो सारा हमारा एक प्रतिनिधि होता है, जिनको चुन करके हम विधानसभा या लोकसभा में भेजते हैं और वो फिर हमारे राज्य और देश को क्या करता है, चलाते हैं। इसमें जनता सबसे अधिक शक्तिशाली होती है, जनता सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है। अगर लोकतंत्र में 5 साल के लिए एक ऐसी सरकार बन जाए जो लोगों के कसौटी पे खरा नहीं उतरते हैं, तो फिर जनता के पास वो पावर है कि कुछ समय के बाद या फिर 5 साल के बाद, 5 साल में तो एक बार इलेक्शन होता ही होता है, तो 5 साल के बाद जनता के पास वो पावर है कि आप उन्हें सत्ता से क्या कर दीजिए, बाहर कर सकते हैं। लोकतंत्र, ये जो दोस्त मैंने ग्रीन लाइन दिया है ना, इसको समझिएगा, ये क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन के आंसर हैं। मैं चाहूँगा कि सबसे पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, और जब भी वीडियो चलाएं तो वो ऑटो मोड में चलते रहता है, तो अब जब भी वीडियो चलाएं तो फुल HD में इसको चलाएं ताकि आपको अच्छी क्लियरिटी मिले। तो
बहुत सारे क्वेश्चंस में जगह की कमी के कारण मैंने पैराग्राफ चेंज ना करके मैंने ग्रीन लाइन से सिंबल इंडिकेट कर दिया। तो समझ जाना है कि ये एक पूरा टर्म होगा, ये कि लोकतंत्र दो शब्द लोक प्लस तंत्र से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है जनता का शासन। अर्थात लोकतंत्र वह शासन है जो जनता की, जनता के लिए तथा जनता के द्वारा चलाई जाती है। इसमें जनता सबसे अधिक शक्तिशाली होती है। इसके बाद आप पैराग्राफ चेंज करके चाहें तो आप इसको लिख सकते हैं। तो मैंने ये पैराग्राफ चेंज करने के लिए इंडिकेट किया हुआ है कि लोकतंत्र में प्रत्यक्ष रूप से जनता मतदान करके अपने प्रतिनिधि को चुनता है तथा निर्वाचित प्रतिनिधि ही सरकार का गठन करते हैं और देश को क्या करते हैं, चलाते हैं। हम डायरेक्टली जिस प्रतिनिधि को चुनते हैं वो नॉन प्रतिनिधि होता है, और वो प्रतिनिधि जब विधानसभा या लोकसभा में जाता है तो वो अपने बहुमत के द्वारा एक अच्छी क्वालिटी वाले या जो देश चला सके उन नेता को चुनता है, और वही हमारे देश के प्रधानमंत्री या हमारे राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं। भारत पूरे विश्व में सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, जो कि मैंने पहले भी आपको कहा है। तो ये हमारा हो गया लोकतंत्र। अब जहां लोकतंत्र है दोस्त, वहां पे द्वंद्व भी होगा, वहां पे द्वंद्व भी होंगे, वहां पे आपसी टकराव भी होंगे, क्योंकि लोकतंत्र में आज़ादी ही इतनी मिल जाती है। आप देख ही रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री को या फिर किसी को भी, चाहे वो पक्ष वाले हो चाहे विपक्ष वाले, एक दूसरे को गाली गलौज पे उतर रहे हैं। तो इस तरह के लोकतांत्रिक, इस तरह की ओछी राजनीतिक भी नहीं होनी चाहिए, गंदी राजनीतिक भी नहीं होनी चाहिए। लेकिन इन सब सीमाओं को पार कर गया है हमारा देश का लोकतांत्रिक व्यवस्था। खैर, उस पर हम ज़्यादा डिटेल बात नहीं करेंगे यहाँ पे। तो हम इस द्वंद्व को समझते हैं। तो लोकतंत्र है तो वहाँ पे द्वंद्व भी होंगे। तो द्वंद्व से आप क्या समझते हैं? तो समाज में रहने वाले लोगों को विभिन्न प्रकार की सामाजिक आकांक्षाएं जब आपस में टकराव उत्पन्न करती है, क्योंकि जब लोकतंत्र होगा तो लोगों को बोलने की आज़ादी होगी, हर एक चीज़ की आज़ादी होगी, हर एक चीज़ को, अब प्रत्येक लोगों को लोकतांत्रिक अधिकार मिला हुआ है तो हर एक चीज़ की आज़ादी होगी। और जब आज़ादी होगी तो सामाजिक आकांक्षाएं भी उसमें उत्पन्न होंगे। और जब एक समाज में विभिन्न जाति, समुदाय, धर्म के लोग रहते हैं, ऊंची नीची, गरीब अमीर के लोग रहते हैं, तो प्रत्येक लोगों की अपनी अपनी आकांक्षाएं होती हैं, प्रत्येक समुदाय की अपनी अपनी आकांक्षाएं होते हैं, प्रत्येक धर्म विशेष वालों की अपनी अपनी आकांक्षाएं होते हैं। और वो आकांक्षाएं जब आपस में टकराव पैदा करती है, टकराव उत्पन्न करती है, जिससे सामाजिक द्वंद्व उत्पन्न होता है, जिससे समाज में एक विभाजन की नौबत आ जाती है, कभी कभी तो विभाजन की नौबत भी आ जाती है, तो हम वहाँ पे कहेंगे कि वहाँ पे क्या उत्पन्न हुआ है? तो द्वंद्व उत्पन्न हुआ है। यानी कि इसे ही द्वंद्व कहते हैं। यानी कि समाज में रहने वाले लोगों की विभिन्न प्रकार की सामाजिक आकांक्षाएं जब आपस में टकराव उत्पन्न करती है तो इसे क्या कहते हैं? द्वंद्व कहते हैं। भारत में एक क्षेत्र का दूसरे क्षेत्र के लोगों से नफरत लोकतांत्रिक द्वंद्व को ही क्या करता है? दर्शाता है। आप कुछ ही महीने पहले मिजोरम की घटना आप लोगों ने पढ़ा होगा। कई बार असम में भी ये चीज़ें देखने को मिलती है। कई बार श्वेत और अश्वेत की लड़ाई के झगड़े देखने को मिलती है। कभी कभार गरीब और अमीर के बीच लड़ाई के झगड़े को देखने को मिलती है। तो ये सारे के सारे द्वंद्व के होते हैं, क्योंकि प्रत्येक जाति और समुदाय का अपना आकांक्षा। हालांकि ये लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। वहाँ के प्रशासन, वहाँ की सामाजिक व्यवस्था को सुधारने वाले जो लोग हैं, उनका ये परम कर्तव्य है कि समाज में रहने वाले प्रत्येक लोगों के बीच जो आपसी टकराव उत्पन्न होने की जो भी संभावना है उनको कम से कम रखा जाए। लेकिन ऐसा प्रत्येक बार संभव नहीं हो पाता है, जिसके वजह से द्वंद्व उत्पन्न होता है। तो मैंने वही कहा कि भारत में एक क्षेत्र का दूसरे क्षेत्र के लोगों से, कभी कभी तो एक ही क्षेत्र में अलग अलग समुदाय के लोगों के बीच भी द्वंद्व देखने को मिलता है। तो भारत में एक क्षेत्र का दूसरे क्षेत्र के लोगों से नफरत लोकतांत्रिक द्वंद्व को क्या करता है? दर्शाता है। और इसी द्वंद्व की वजह से कभी कभी हम करते क्या हैं कि जो एक कर्मठ नेता होता है या जो एक कर्मठ लोग होते हैं जो आपकी सामाजिक व्यवस्था को अच्छे से चला सकता है, उनको न चुन करके हम जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर, बोली के आधार पर हम उनको क्या कर लेते हैं? चुन लेते हैं कि भाई चुन लो, जैसा भी है अपना है, और उसके वजह से उसका परिणाम हमें अगले 5 साल तक भुगतने को मिलता है। तो हो गया ये आपको द्वंद्व। अगला जो हमारा क्वेश्चन, देखिए ध्यान से समझिएगा, ध्यान से। अगर कोई भी आपको क्वेरीज हो तो मैं प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, हम बहुत बड़े अभी यूट्यूब के बहुत बड़े बादशाह नहीं बने हैं, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप जो भी क्वेश्चंस को पढ़े, अगर उसमें कहीं पे भी डाउट आए तो प्लीज़ आप कमेंट करके हमसे पूछें। मैं उस पर अपना राय दूंगा, अपना कमेंट दूंगा। अगर पॉसिबल होगा तो मैं उस पर एक नया वीडियो भी बना करके आपको दूंगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि सामाजिक विभाजन से आप क्या समझते हैं? ये जो दो सामाजिक विभाजन है ना, कहीं ना कहीं द्वंद्व के कारण ही उत्पन्न होता है। खैर, इसकी डिटेल्स मैं आगे पढ़ेंगे। आज के इस वीडियो में हम तीसरा क्वेश्चन जो डिस्कस करने वाले हैं वो है सामाजिक विभाजन से आप क्या समझते हैं? सामाजिक विभाजन, जब प्रत्येक समाज में लोगों के साथ जन्म, भाषा, जाति तथा धर्म के आधार पर विभेद होने लगता है। और ये तो सबसे बड़ा कारण है।
लोकतंत्र बहुत अच्छा है, लेकिन लोकतंत्र में ये सब चीज़ें देखने को भी मिलती है। हालांकि जहाँ लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था नहीं है वहाँ भी इन चीज़ों को देखा जा सकता है, लेकिन लोकतंत्र में चूँकि बहुत ही कुछ ज़्यादा ही आज़ादी हो जाती है तो फिर वहाँ पे दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो प्रत्येक समाज में लोगों के साथ जन्म, भाषा, जाति तथा धर्म के आधार पर विभेद होने लगता है। तब इन आधार पर लोग अलग अलग समुदायों में क्या करने लगते हैं, बंटने लगते हैं। यानी कि जाति के नाम पर, भाषा के नाम पर, धर्म के नाम पर जब विभेद उत्पन्न होता है तो लोग क्या करने लगते हैं, कुछ लोगों का गुट जो है आपस में बंटने लगता है, जो आगे चलकर एक समुदाय का निर्माण करता है। अलग अलग समुदाय में बंटने लगते हैं तो उसे सामाजिक विभाजन कहा जाता है। हालांकि कुछ मामलों में ये सही भी है, लेकिन कभी कभी ये द्वंद्व इतना ज़्यादा, ये सामाजिक विभाजन इतना ज़्यादा प्रखर हो जाता है कि फिर ये टुकड़ों में बांटने लगता है। आज मैं भारत की ही बात कर लूँ तो भारत में हर एक जाति, हर एक धर्म, भाषा, बोली के लोग हैं, और प्रत्येक भाषा के लोग अगर अलग अपना अपना देश मांगने लगे कि गुजराती बोले कि हमको एक अपना अलग देश दे दो भाई, बंगाली बोले हमको अपना एक अलग देश दो भाई, तमिल वाले बोले कि हमको अलग देश दे दो भाई, हिंदी वाले बोले कि अलग देश दे दो भाई, तो क्या होगा, जो भारत, एक अखंड भारत, हालांकि अब तो है नहीं, लेकिन फिर भी जो भारत का अस्तित्व है प्रेजेंट में, वो तो खंड खंड हो जाएगा ना। तो ये पॉसिबल नहीं है। तो कभी कभी जब ये महत्वाकांक्षा बहुत अधिक बढ़ जाता है या बढ़ जाए तो फिर वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो वैसा नहीं होना चाहिए। हालांकि कभी कभी समाज के एक लोगों को ऊपर उठाने के लिए विभाजन करने पड़ते हैं, लेकिन वो इतना प्रखर नहीं होनी चाहिए, इतनी ज़्यादा उसमें फैलाव नहीं होनी चाहिए कि वो एक राज्य स्तर पे या फिर देश बंटवारे के स्तर पे हो सकता है। हालांकि आप भारत के विभाजन के बारे में जानने की कोशिश करेंगे तो भारत का जो विभाजन हुआ था, जिसमें 2 पाकिस्तान बने थे, एक पूर्वी पाकिस्तान, एक पश्चिमी पाकिस्तान, तो वो धर्म के आधार पर हुआ था। बाद में जो पश्चिमी पाकिस्तान से पूर्वी पाकिस्तान अलग होकर, यानी कि पूर्वी पाकिस्तान जो बांग्लादेश बना, फिर वो भाषा के आधार पे हुआ। तो ये सब चीज़ें हुई, लेकिन अगर हमेशा ये चीज़ें चलते रहा तो क्या होगा, फिर तो एक बड़ा सा देश एक छोटे से देशों में बढ़ जाएगा ना। ये रसिया और यूक्रेन का जो युद्ध है शायद इसी की किसी वजह से है कि सोवियत संघ को खंड खंड करके छोटे छोटे टुकड़े में बांट दिया गया, जिसका खमियाजा आज भी रूस को भुगतना पड़ता है। और उसी का प्रतिशोध लेने के लिए वो यूक्रेन पर जैसे हमले हो रहे हैं या पिछले 1.5-2 साल से जो युद्ध चल रहा है वो सब चीज़ें चल रही है। तो कुछ मामलों में ये ठीक भी है, लेकिन हमेशा ये सामाजिक विभाजन ठीक नहीं होता है, खासकर लोकतांत्रिक देश के लिए तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं होता है। तो समुदाय में बंटने लगते हैं तो उसे सामाजिक विभाजन कहा जाता है। अब फिर से यहाँ पे मैंने ग्रीन सिग्नल बनाया है ताकि आप पैराग्राफ को चेंज कर सके। श्वेतों का अश्वेतों के प्रति, श्वेत मतलब गोरे और कालों के बीच जो मतभेद है, ये भी सामाजिक विभाजन का जिम्मेदार बनाता है। उसके बाद अमीरों का गरीबों के प्रति व्यवहार सामाजिक विभाजन के कारण बनता है। भारत में जाति के आधार पर स्वर्ण, दलित तथा पिछड़ी जातियों के समुदाय सामाजिक विभाजन का एक अच्छा उदाहरण है। आप भारतीय समाज में जो स्वर्ण के रूप में, दलित के रूप में, पिछड़े के रूप में जो भी लोग बटे हुए, वो कहीं ना कहीं सामाजिक विभाजन का ही एक हिस्सा है। हालांकि आज गोरे और काले के रूप में ज़्यादा अंतर देखने को नहीं मिलता है, लेकिन एक समय था कि जब गोरे लोग जो है ना काले लोग से बहुत ही ज़्यादा भेदभाव करते थे और वो एक सामाजिक विभाजन का बहुत बड़ा कारण भी बना था। तो दोस्तों ये 3 टॉपिक है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं, द्वंद्व से आप क्या समझते हैं। हालांकि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएंगे या नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन चीज़ों को समझने के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसके जो अगले क्वेश्चन होंगे वो मैं अगले वीडियो में आपसे डिस्कस करूँगा। दोस्तों बैकग्राउंड में कुछ नॉइज़ आ रही है क्योंकि आसपास शादी वादी बहुत ही ज़्यादा है, शादी का सीज़न चल रहा है, तो माफ़ी मांगता हूँ आपसे इस बैकग्राउंड नॉइज़ के लिए। और आज के इस वीडियो में इसी 3 टॉपिक के साथ मैं आज का वीडियो ख़त्म करूंगा। अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अगले टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। मैं छोटा छोटा वीडियो बना रहा हूँ, बहुत लंबा वीडियो हमारा नहीं होगा, आधे घंटे पौने घंटे का छोटा वीडियो बनेगा, आप आराम से समझ सके। इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप इसका नोट्स जरूर बनाएं और नोट्स बना करके अध्ययन करें, बार बार वीडियो को देखें, अपने दोस्तों तक शेयर करें। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।